नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हुआ हूं अभिपर्ण ऑनलाइन क्लासेस में। जो आज का टॉपिक है हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति की बात करूं तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित है हमारे। पहला सिद्धांत है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और दूसरा है प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करूं तो सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? तो फ्रांसिस बेकन ने दिया था 1620 में। और महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया तो लिखोगे अल्फ्रेड वेगनर ने 1912, जो एक जर्मनी का जलवायुवेता था। अब इस जलवायुवेता ने दो बातें बताई थी। पहली बात ये थी कि जलवायु कटिबंध में परिवर्तन हुआ है और स्थल भाग स्थिर रहे हैं। दूसरी बात इसके अपोजिट बताता है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और स्थल भाग में परिवर्तन हुआ है। इसी के आधार पर दूसरी बात के आधार पर इसको स्पष्ट किया है। इससे पहले मैं बताऊंगा दूसरा सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत, जिसमें प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने, जो बाहरी भूमि की जो ऊपरी भूगर्भीय परत है उसके रूप में किया था। लेकिन सिद्धांत दिया था हेरिस हेस ने सिद्धांत दिया। अब अल्फ्रेड वेगनर ने दो बातें बताई हैं। पहली बात ये कहता है कि जलवायु कटिबंधों में परिवर्तन हुआ है और स्थल भाग क्या रहे हैं? स्थिर रहे हैं। दूसरी बात ये बताता है कि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं और स्थल भाग में परिवर्तन हुआ। इस दूसरे मत के अनुसार, सेकंड मत के अनुसार इसको स्पष्ट किया और स्पष्ट करते हुए बताया कि सर्वप्रथम, अब स्पष्ट करते हुए क्या बताता है कि इन्होंने बताया कि सर्वप्रथम जो हमारी पृथ्वी थी एक गोल पिंड थी, बॉल के समान थी, जिसका नाम पेंजिया था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। ये गोल पिंड या बॉल थी जो चारों ओर पानी से घिरी हुई थी। ये चारों ओर पानी से घिरी थी। इस पेंजिया ये पिंड इस पे तैरता था, पानी में तैरता था, पानी से घिरा था, जिसे कहा पेंथलासा या पेंथलासा कहा गया था। धीरे अब क्या हुआ कि दूसरा जो मत था जिसमें ये बात कही गई थी जलवायु कटिबंध स्थिर रहे और स्थल भागों में परिवर्तन हुआ। तो स्थल भागों में परिवर्तन होते होते अब इसमें इसका विभाजन शुरू हुआ। किसका? पेंजिया का विभाजन शुरू होता है, वो होता है कार्बोनिफरस काल में, कार्बोनिफेरस युग में इसका विभाजन शुरू होता है। अब इसका विभाजन शुरू होता है तो धीरे धीरे इसके पेंजिया के दो टुकड़े हो जाते हैं। उत्तरी भाग होता है अंगारालैंड, जिसे लोरेशिया भी कहा गया, और दक्षिणी भाग है, इसको कहा गया गोंडवाना लैंड कहा गया। दो टुकड़े हो गए। उत्तरी भाग का नाम अंगारालैंड हो गया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड हो गया, और इस दोनों के मध्य भाग में क्या भर गया? पानी भर गया, जो आगे जाकर वर्तमान में या आगे जाकर क्या कहलाया? प्रशांत महासागर का भाग कहलाया। अब इनके दो टुकड़े हो गए। दो टुकड़े होने से उत्तरी भाग जो अंगारा लैंड है, जिसे लोरेशिया कहते हैं, जिसमें हमारा उत्तरी अमेरिका आता है, ग्रीनलैंड आता है, और यूरोप और एशिया का कुछ भाग आता है। दक्षिणी जो भाग है जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं, इससे दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीप के भाग और अंटार्कटिका आता है। तो इस प्रकार दो भाग हो गए और इसका विभाजन जो शुरू हुआ था कार्बोनिफेरस युग में शुरू हुआ था, जो जाकर कहां हुआ? विभाजन समाप्त हुआ वो समाप्त ट्रियासिक युग में इसका विभाजन समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी के दो भाग बने। अब धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ये जो पानी था, प्रशांत महासागर था, इसमें आगे गति होने के कारण यहाँ पर महासागर आगे चला गया और क्या भर गई? बालू
रेत या मिट्टी भर गई, जिसे कहते हैं वर्तमान में थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल जो है, आज भी आता है कि राजस्थान में थार के मरुस्थल का भूभाग किसका अवशेष है, तो आता है गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। पढ़ा था कि प्लेट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था टूजो विल्सन ने, और प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत जो दिया था हेनरी शेष ने दिया था। अब मैं प्लेटों की बातें करूं तो प्लेट मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, एक है मुख्य प्लेट और दूसरी है गौण। मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है? 7। गौण प्लेटों की संख्या कितनी है? 20 हमारी पृथ्वी पर। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है अपने को नोट में कि जो मॉर्गन है, मॉर्गन ने मुख्य प्लेटों की संख्या 6 बताई है। कितनी बताई है? 6 बताई है। 6 इसलिए बताई है क्योंकि इन्होंने इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया दोनों को मिलाकर इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट नाम दिया, इसीलिए इन्होंने संख्या कितनी बताई है? 6 बताई है। अब जो हमारी जो मुख्य प्लेट कितनी है? 7 है, और गौण प्लेट कितनी है? 20 है, लेकिन मॉर्गन के अनुसार कितनी है? 6। अब इन दो प्लेटों में दो प्रकार की गति पाई जाती है, इनके अंदर। एक है अभिसरण, दूसरी है अपसरण। अभिसरण में अपसरण। अब देखो अभिसरण क्या होता है? अभिसरण जैसे मान लो हमारी ये दो प्लेटें हैं, क्योंकि हमारी संपूर्ण पृथ्वी भूप्लेटों पर टिकी हुई है, और उस प्लेटों के अंदर जब कंपन होती है, दरार होती है, तो हमारी जो प्राकृतिक आपदाएं आती है। तो अभिसरण में दो प्लेटें क्या होती हैं? एक दूसरे के नजदीक आती हैं, पास में आती हैं, तो दोनों आपस में टकराती हैं और एक दूसरे के पास से रगड़कर, जो एक कमजोर प्लेट होती है और एक कठोर होती है, तो कठोर प्लेट कमजोर प्लेट के पास से ऐसे रगड़कर गुजरती है, जिससे भ्रंश का निर्माण होता है, और विश्व का सबसे गहरा भ्रंश कैलिफोर्निया अमेरिका में है। तो ये अभिसरण है। अपसरण में क्या होता है? दो हमारी ऐसे प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति करती है। अभिसरण में क्या होता है? जब एक दूसरे से आकर टकराती है, रगड़कर घसीट कर चलती है, भ्रंश का निर्माण होती है, और आपस में टकराने से भूकंप आता है। और अभी अपसरण में क्या होता है? दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में, या एक प्लेट के दोनों सिरे, इधर वाला सिरा इस दिशा में गति करेगा, इधर वाला इसको करें, जिससे इसमें खिंचाव आएगा। प्लेट में क्या आएगा? खिंचाव आएगा। खिंचाव आने से ये प्लेट क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। और टूटने से क्या होगा? जो भूगर्भ के अंदर जो लावा है, मैग्मा लावा है, वो ऐसे बाहर निकलेगा। इस दरारों से दरार पड़ जाएगी टूटने से, और लावा बाहर निकलेगा ऐसे, जिसे हम कहते हैं ज्वालामुखी कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो इस प्रकार की आप क्रियाएं होती हैं, जैसे भूकंप का आना, दो प्लेटों का आपस में टकराना, ज्वालामुखी का उत्पन्न होना, यानी प्लेटों में खिंचाव आने से, टूटने से, दरार पड़ने पर मैग्मा का बाहर निकलना, जिससे क्या होती है? उत्पन्न ज्वालामुखी होती है। अब आगे है हमारी जो ये प्लेटें हैं, इस भू प्लेटों में गति जो है, गति का प्रभाव दो तरह से होता है, दो प्रकार से होता है। ये भी दो प्रकार से होता है। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भूमध्य रेखा। अब मान लो यहां पर ये कोई एक भूप्लेट है, तो भूप्लेट में दो प्रकार की गति होती है। एक तो होती है वो पश्चिम की ओर गति करेगी, दूसरी और विषुवत रेखा की ओर गति करेगी। तो हमारे जो गति का प्रवाह है दो प्रकार का होता है। एक तो होता है पश्चिम की ओर, और दूसरा होता है भूमध्य रेखा की ओर। अब हमारी जो भूप्लेटें हैं, उसका पश्चिमी ओर होने का कारण क्या है? पश्चिम की ओर गति करने का कारण क्या है? कारण है ज्वारीय बल।
जो हमारी पृथ्वी पर पड़ने वाला ज्वार और भाटा आने पर जो बल पड़ता है उसके कारण, और भूमध्य रेखा की ओर गति करने का कारण क्या है? कारण है हमारा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल प्लस ज्वारीय बल। तो हमारी जो भू प्लेटें हैं ये दो प्रकार की गति का प्रवाह है, एक पश्चिम की ओर जिसका कारण ज्वारीय बल है, दूसरा भूमध्य रेखा की ओर जिसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल। जैसे ये जो है ये कौन सी प्लेटें हैं? जो हमारी उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की प्लेटें हैं उनमें इस प्रकार की गति पाई जाती है, और जो हमारी भूविषुवत रेखा की ओर जो प्लेटें हैं वो हमारी कौन सी? प्रायद्वीपीय भारत की प्लेटें, यूरेशिया अफ्रीका की जो प्लेटें हैं इनका निर्माण इस प्रकार से हुआ है कि ये प्लेटें गुरुत्वाकर्षण के कारण, ज्वारीय बल के कारण भूमध्य रेखा की ओर खिसका हुआ पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं महाद्वीपीय सिद्धांत। महाद्वीपीय, वो महाद्वीपीय विस्थापन का था, ये महाद्वीपीय सिद्धांत है, ये दिया था हेटर ने। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, लेकिन महाद्वीपीय सिद्धांत दिया था हेटर ने। हेटर ने इस सिद्धांत के अनुसार हमारे कितने महाद्वीप बताए? पृथ्वी पर 7 महाद्वीप बताए। महाद्वीप कितने बताए? 7 बताए। अब जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का भाग है, जैसे 100% पृथ्वी का भाग है तो दो प्रकार का है, एक है जलीय भाग और दूसरा है स्थलीय भाग। हमारी जो संपूर्ण पृथ्वी है, जो पृथ्वी का जलीय भाग कितना है? जलीय भाग 70.9% जलीय भाग है। तो पीछे कितना बच गया? 29.1% कैसा भाग है? स्थलीय भाग। यानी हमारी संपूर्ण पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। जल की मात्रा अधिक होने के कारण हम जब अंतरिक्ष से दूर से देखते हैं तो कैसे दिखाई देती है? नीला दिखाई देता है। जल अधिक होने के कारण नीला दिखाई देता है, इसीलिए हम पृथ्वी को कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह की उपमा दी गई है। नीला ग्रह की उपमा दी गई है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के 70.9% भाग पर जल है और 29.1% भाग पर स्थल है। अब जलीय भाग में क्या है? सबसे बड़ा जलीय भाग में कौन कौन से कितने हैं? 5 महासागर। और स्थलीय भाग में क्या है? 7 महाद्वीप। अब 5 महासागर, इसमें सबसे बड़ा कौन सा? प्रशांत महासागर। 2 नंबर है आपका अटलांटिक महासागर। तीसरा है आपका हिंद महासागर। चौथा है आपका अंटार्कटिक। और 5वां है आर्कटिक। ये आपके 5 बड़े महासागर है। प्रशांत महासागर जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, उससे छोटा हिंद, उससे अंटार्कटिका और उससे सबसे छोटा आर्कटिक। अब 7 महाद्वीप है जिसमें अपने यहां से भी क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो अपने को यहां महाद्वीपों का एक कोड याद रखना है। अफ्रीका को हम चैलेंज दे रहे। अफ्रीका उत्तर दक्षिण मध्य घूम टिक कर यूं रोले। अफ्रीका उत्तर दक्षिण मध्य घूम टिक कर यूं रोले। ए से हो गया एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। 2 नंबर हो गया अफ्रीका। 3 नंबर हो गया उत्तरी अमेरिका। 4 नंबर हो गया दक्षिण अमेरिका। और ठीक हो गया कौन सा? अंटार्कटिका। यू से हो गया यूरोप। और रोले का है ऑस्ट्रेलिया। लास्ट लिया 1 2 3 4 5 6 7
सबसे बड़ा कौन सा हो गया? एशिया हो गया कोड के अकॉर्डिंग। सबसे छोटा कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो गया? अफ्रीका हो गया। तीसरा कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका हो गया। चौथा कौन सा हो गया? दक्षिण अमेरिका हो गया। पांचवा कौन सा हुआ? अंटार्कटिका हुआ, अंटार्कटिका हो गया। और छठा कौन सा हुआ? यूरोप हो गया। और सातवां कौन सा हुआ? ऑस्ट्रेलिया हो गया। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे महाद्वीप हो गए, पूरे महासागर हो गए। अब जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की आकृति, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की जो आकृति है, आकृति के बारे में बहुत सी बातें हैं। आकृति कैसी है? आकृति है जियोड। भूगोल की भाषा में इसे कहेंगे जियोड, कहेंगे जियोड, या इसे कहेंगे लद्धवक्ष गोलाप, लद्धवक्ष गोलाप, गोलाप कहेंगे। यानी दोनों तरफ से थोड़ी क्या है? थोड़ी चपटी है, पिचकी हुई है, तो जियोड या लद्धवक्ष गोलाप कहेंगे। लेकिन इसकी आकृति को अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग बताया है। नारंगी के समान, नारंगी के समान किसने बताया है? अपने को याद रखना है। नारंगी के समान किसने बताया? तो न्यूटन ने। न्यूटन ने पृथ्वी की आकृति नारंगी के, देखो ना से नारंगी और न से न्यूटन। अब बॉल के समान किसने बताया? बॉल के समान किसने बताया? अपने को याद रखना, कोपरनिकस ने, कोपरनिकस ने बताया। देखो, जो क्रिकेट की बॉल होती थी प्राचीन समय में किसकी बनी थी? कॉपर की बनी हुई थी, कठोर थी। तो अपने को बॉल याद रखना है। बॉल के समान कोपरनिकस ने, नारंगी के समान न्यूटन ने, और वैसे किसके प्रकार की होती है? जियोड या लद्धवक्ष गोलाप कहा जाता है। अब हमारी जो पृथ्वी है, जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी की बात करूं मैं, पृथ्वी, तो पृथ्वी पर दो बराबर भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या इसे कहते हैं विषुवत रेखा, या इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश कैसे? अब हमारी पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी अपने अक्ष तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? अपने अक्ष तल पर झुकी हुई है। अपने अक्ष तल पर कितनी झुकी हुई है? 83.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, देशांतर की ओर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 83.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यदि दो रेखाएं समांतर काटती हैं तो 90 डिग्री का कोण बनता है। अब 90 डिग्री में से टोटल कितनी झुकी हुई है? 23.5 झुकी हुई है। तो ये देखो, ये 90 हो गया और ये 90 हो गया, लेकिन यहां से यहां तक कितना है? ये कोण, यानी अक्षतल पर कोण, हमारी पृथ्वी अक्षतल पर कोण कितनी डिग्री का बनाती है? तो अपने को यार इधर देखना, 90 माइनस 23.5 डिग्री जो झुकी हुई है वो घटा लो, पीछे कितना बचा? 67.5 डिग्री का कोण बनाती है। अक्षतल पर कितना कोण बनाती है? 67.5 डिग्री कोण बनाती है। अब जो हमारी पृथ्वी की जो है, इस पर हमारे जो भारत है, हमारा देश है, उसकी स्थिति क्या है? तो देखो, पृथ्वी को एक यहाँ पर रेखा है, एक यहाँ पर रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ये 23.5 डिग्री कौन सी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं इसे, उत्तरी अक्षांश। और किस नाम से जाना जाता है इसे? इसे कहते हैं करक रेखा, करक रेखा। ये 23.5 डिग्री हमारी कौन सी है? 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश है, अक्षांश है। इससे हम क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं। तो हमारे जो भारत की स्थिति है, भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है करक रेखा। ठीक है, तो अपन सीधा सा यहां से याद रखें कि ये हमारा क्या है? ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है यहाँ पर। और भारत के अंदर ये हमारा क्या है? ये राजस्थान है, ये राजस्थान है और ये भारत है। अब आ जाए कि ग्लोब पर, ये हमारा ग्लोब या पृथ्वी है, ग्लोब पर भारत की स्थिति, भारत की स्थिति। तो अपने को क्या याद रखना है? क्या लिखना है कि यहां से ये उत्तरी अक्षांश है, 0 से इधर दक्षिणी अक्षांश है, तो ये तो उत्तर हो गई, और ये इधर वाला पश्चिमी देशांतर है, और ये कौन सा? पूर्वी देशांतर। तो
एक तरह से होगी कि कहा जाए तो उत्तरी, ये तो उत्तरी होगी और ये पूर्वी होगी, तो भारत की स्थिति है उत्तरी पूर्वी। लेकिन ये तो हमारी भारत की स्थिति है ग्लोब पर, लेकिन भारत में राजस्थान की स्थिति की बात आए, अब हमारा राजस्थान यहाँ है तो ये उत्तरी तो है और पूर्व है, लेकिन भारत के किस है, भारत के उत्तरी और भारत का ये भाग कौन सा, पश्चिमी, तो राजस्थान की होगी उत्तरी पश्चिमी होगी, ये इस प्रकार की स्थिति है। और कौन सी रेखा दो बराबर भागों में बांटती है भारत को, तो कर्क रेखा। तो ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारी भारत की स्थिति है और भारत में हमारी राजस्थान की स्थिति है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अपना कि जो पृथ्वी है, हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक होती है अक्षांश रेखाएं और दूसरी है देशांतर रेखाएं। अब अपने को अक्षांश रेखाएं पहले तो अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, तो अक्षांश रेखा है हमारे जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखा है। कैसे, पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं, अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और अक्षांश रेखाओं की हमारी पृथ्वी पर संख्या कितनी है, तो संख्या अपने को ध्यान रखना, अक्षांश रेखाओं की संख्या है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। लेकिन जो 0 डिग्री अक्षांश है ये एक काल्पनिक रेखा है, तो हम 0 डिग्री अक्षांश को मिलाकर तो आ जाएगा 180 प्लस 1 बराबर 181, क्योंकि 0 डिग्री अक्षांश है कैसी रेखा है, काल्पनिक रेखा है। तो ये हमारी अक्षांश रेखाएं हुई। अब अक्षांश रेखाओं में प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं, तो मुख्य अक्षांश 3 प्रकार की अक्षांश है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, कुल संख्या 180 होती है, 0 को मिलाते हैं तो कितनी होती है, 181 हो जाती है। लेकिन मुख्य 3 प्रकार की 3 है, जो एक कौन सी है, कर्क रेखा, 0 डिग्री और मकर रेखा, ठीक है। कर्क रेखा की बात करूं तो जो कर्क रेखा है ये अपनी कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये हमारी मकर है। और ऊपर वाली हमारी कौन सी है, कर्क रेखा है, ठीक है। अब कर्क रेखा की बात करूं तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ऐसे कौन सी है, अपनी माही नदी, राजस्थान की नदी है, माही नदी है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो अपने को यहां ध्यान रखना है माही नदी। दूसरी है आपकी विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है कांगो, अफ्रीका महासागर से गुजरती है। अपने को याद रखना विश्वास कांगो, आज के जमाने में विश्वास किसी का नहीं करना चाहिए, इसलिए अपने को याद रखना विश्वास कांगो। और तीसरी है अपनी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, ये भी अफ्रीका महासागर से गुजरती है, लिम्पापो। कौन सी नदी है, लिम्पापो। माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, लिम्पापो जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब आती है 0 डिग्री अक्षांश, इसको मैंने बता ही दिया, 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये एक काल्पनिक रेखा है और ये एक ऐसी रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिण अक्षांश है इसको क्या कहते हैं, हम मकर रेखा कहते हैं। और इसको 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, लिम्पापो नदी है जो 2 बार काटती है, ठीक है। अब अगली है अपनी अक्षांश के बाद देशांतर रेखा है, ठीक है। इससे पहले अक्षांश का छोटा सा थोड़ा और रह गया। अक्षांश में जो अक्षांश रेखाएं होती है हमारी, जो इस प्रकार की बनी होती है ऐसे,
ऐसे होती है, ठीक है, इस प्रकार होती है। तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। और कहां पर होती है? ये भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। अब आते हैं अपन देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं की बात करूं तो ये हमारी पृथ्वी है और ये 0 डिग्री देशांतर है। और ऐसे ये कैसे खींची जाती है? उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। इन रेखाओं को कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाएं कहते हैं जो हमारी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। तो देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। कुल संख्या कितनी है इसकी? संख्या कितनी है? संख्या है 360। 360 है। देशांतर रेखाओं का उपनाम है, एक उपनाम है, क्या है? इसे कहते हैं समय रेखाएं भी कहते हैं, समय रेखाएं भी कहा जाता है। संपूर्ण विश्व के समय का क्या किया जाता है? समय का मापन किया जाता है, मापन किया जाता है, इसीलिए इसको समय रेखा भी कहा जाता है। हमारी जो पृथ्वी है, 0 से इधर आते हैं तो ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, और ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध। अब 0 डिग्री से इधर हम आएंगे तो हमारा समय क्या होगा? घटेगा कुल समय में से, और इधर जाएंगे तो समय हमारा क्या होगा? प्लस होगा। एक तो ये ध्यान रखना। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है, कुल संख्या 360 है। इनको समय रेखा भी कहते हैं, समय रेखा भी कहते हैं। और इसको क्योंकि इससे क्या की जाती है? पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है, ठीक है। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर के जो बीच है, बीच का समय, लगने वाला समय बराबर क्या है? 4 मिनट है। जब ये हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों जब पृथ्वी गुजरती है तो एक से दूसरे देशांतर के बीच लगने वाला समय 4 मिनट है। और दूरी आ जाए, दूरी को कहते हैं गोर या गोरे कहते हैं, और लगने वाला समय 4 मिनट है। अब देखो इससे समय की गणना कैसे की जाती है? अपने सीधा ये जानेंगे कि पहले तो ये जानेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। अब ये ग्रीनविच रेखा नाम क्यों पड़ा गया? क्योंकि ये ग्रीनविच शहर है कहां का? इंग्लैंड का। इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। और इस शहर में क्या खोली गई है? सौर वेधशाला खोली गई है, जिससे यहां से क्या होता है? समय की गणना की जाती है। इसीलिए इसको ग्रीनविच रेखा या GMT भी कहते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, शॉर्ट में कहते हैं GMT, ग्रीनविच रेखा। क्योंकि इंग्लैंड का एक शहर है, यहाँ सौर वेधशाला खोली गई, इसके मध्य से गुजरती है और यहाँ से पूरे भारत के समय की गणना, पूरे विश्व के समय की गणना की जाती है। अब समय की गणना कैसे होती है? जैसे मान लो हमारी पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है 24 घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो एक चक्कर पूरा करी मतलब 300, सूर्य के सामने 360 देशांतर गुजर गई। एक देशांतर में लगने वाला समय कितना हुआ? 4। तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 1440 मिनट आ गया। अब इस 1440 मिनट में घंटे बदलने के लिए किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 24 घंटे। कितना आ जाएगा? 24। तो एक चक्कर पूरा होता है तो 24 घंटे समय हो जाता है, जो इस प्रकार लगभग इसको मेजरमेंट किया जाता है, मापा जाता है हमारी पृथ्वी का। इसीलिए इसको, अब जो हमारी जो है देशांतर रेखा है, अब दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है, दो देशांतरों के बीच की दूरी
बीच की दूरी कहां पर 111.34 किलोमीटर। ये कहां पर है? भूमध्य रेखा पर, मध्य रेखा पर। सर्वाधिक दूरी यहीं पर होती है। जैसे हम अपने सामने दिख रहा है कि ये भूमध्य रेखा है और यहाँ सबसे अधिक है। जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं तो आपस में क्या होती दिखाई देती है? शून्य होती, जीरो होती दिखाई देती है। तो इस प्रकार हमारी अक्षांश रेखा है, हमारी देशांतर रेखा है, ग्रीनविच रेखा और सौर वेधशाला जहां से समय की गणना की जाती है। देशांतर कितनी है? 360 है। इधर आते हैं तो माइनस होता है, उधर जाते हैं तो प्लस होता है। ये कितनी होगी? 180 ये होगी और 180 ये होगी। टोटल कितनी है? 360 देशांतर होती हैं और जिससे समय की गणना की जाती है।